इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मेमोरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। AKTU के सिलेबस में ये चौथी यूनिट का पार्ट है। बाकी अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें यूनिट 3, यूनिट 4 या यूनिट 5 का नॉर्मली पार्ट होता है। ठीक है, AKTU के हिसाब से ये यूनिट 4 का पहला टॉपिक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जो आपसे अगर छूट गया हो तो मैं याद दिला देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से बोलो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी का मतलब होता है वह प्लेस जहां पर आप किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आप स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज मेमोरी यूनिट। इसीलिए इसका नाम एक और नाम क्या है? स्टोरेज यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोरेज। मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। तो यहाँ पर कुछ भी आप तो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम अपने चारों तरफ कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए कुछ स्टोर रूम बना देते हैं इस तरह का, है ना। ठीक वैसे ही मेमोरी यूनिट हमारा क्या है? ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पर आप बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना। बाइनरी इंफॉर्मेशन मतलब बाइनरी बिट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो हमारा डेटा होता है वो 8 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, 32 बिट का होगा। उस डेटा के अकॉर्डिंग आप ना वो मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे और उसमें डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। तो क्या क्या स्टोर करके रख सकते हैं? हम स्टोर करके रख सकते हैं प्रोग्राम को। आपने कोई कोड लिखा है, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो तो प्रोग्राम लिखते हैं, तो कोड को रखा है ना, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर जिस प्रोग्राम को एक्चुअली में रन कराना है उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं, बर्न भी कर सकते हैं। और ये अलग अलग लैंग्वेज में हो सकते हैं, लेकिन स्टोरेज आपका बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अलग अलग डेटा है। कुछ लाइव डेटा होते हैं जो लगातार, जैसे टेम्परेचर सेंसर आपका काम कर रहे हैं और लगातार डेटा आ रहे हैं, उसको स्टोर करते जाना। अलग अलग सेक्शन में ये सब काम होता है। इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, जिसमें किस तरह से डेटा जो हमारा आ रहा है उसको कौन कौन से सेक्शन में स्टोर करेंगे और वो किस तरह का डेटा टाइप होगा, या जो उसका सेग्रेशन होगा अलग अलग तरह के डेटा का, है ना, वो कैसे हम करेंगे। ये सारा जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। तो मेमोरी यूनिट मतलब वह यूनिट जहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। इतनी बात ठीक है। कुछ एग्जीक्यूशंस में ये टेम्परेरी डेटा स्टोर हो सकता है, कुछ में परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कैसा होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर हम मेमोरी को कैटेगराइज करने जाएं तो दो तरह की कैटेगरी हो सकती है। एक तो CPU द्वारा एक्सेस करने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस बाय CPU, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर के आधार पर तो सीधे सीधे समझ में आता है, या तो वो वोलाटाइल होगा या तो नॉन वोलाटाइल होगा। और अगर CPU द्वारा एक्सेस करने की बात है तो या तो वो प्राइमरी होगा या तो वो सेकेंडरी होगा, है ना। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो अगर हम CPU से एक्सेस की बात करें तो CPU या तो ये CPU है हमारा, है ना, या तो वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा और या तो CPU इस मेमोरी के थ्रू दूसरे मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। तो जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और जिसको वो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा एक्सेस कर पा रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू CPU। बात समझ में आ रही है? या CPU डायरेक्टली जिसको एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि वो किसकी सहायता से करेगा? आपके रैम की सहायता से या प्राइमरी मेमोरी की सहायता से करेगा। तो प्राइमरी मेमोरी को अगर हम देखें तो CPU के द्वारा ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये दो तरह के होते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी नॉर्मल ये फास्टेस्ट मेमोरी है ना। इसमें जो भी कंटेंट आप जो CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। और इसमें नॉर्मली सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स होते हैं, जिसके बारे में आगे हम दूसरे या तीसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप प्राइमरी मेमोरी को डिजाइन करते हैं, है ना, उस पर बात करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनता है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशली मॉस, है ना, मॉसफेट के द्वारा इसको डिजाइन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आप बिट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। आज के समय में जो कंप्यूटर का वर्ड लेंथ है वो 64 बिट है ना। आप 64 बिट कंप्यूटर्स पर काम करते हैं। पहले के समय में ये आपका 8 बिट 16 बिट हुआ करता था। 8 बिट बहुत ज़्यादा यूज हुआ नहीं, CISC प्रोसेसर्स में 16 बिट से हम लोगों ने इसको देखा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई 16 बिट से 64 बिट के बीच में हमने कंप्यूटर पर काम किया है।
अगर हम प्राइमरी मेमोरी को देखें, प्राइमरी मेमोरी मतलब जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दो तरह का होता है। एक आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलाटाइल नेचर का होता है ना। वोलाटाइल नेचर का होने का मतलब क्या है? वोलाटाइल मतलब उड़नशील, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेटा है, जो भी डेटा हमारे रैम में स्टोर हो गया है ना, रैम, यहाँ पर जो भी डेटा हमारे पास है 010010 है ना, ये हमारा है। ये डेटा अगर आप पावर को ऑफ करोगे है ना, और उसके बाद फिर कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो आप देखते हो अब ये डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो रैम में जो डेटा है हमारा, जब कंप्यूटर को हम शट डाउन करते हैं या पावर ऑफ करते हैं, रैम का जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, वो हट जाता है वहां से, है ना। इसीलिए इसको बोल रहे हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल का हिंदी नाम क्या है? उड़नशील। तो ये उड़ जाएगा डेटा वहां से, और उसके बाद जब फिर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसके बाद ओएस सारी इंफॉर्मेशन को लोड करता है और फिर से हम कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं, तब रैम में फिर से वो जो पेजेस हैं वो लोड होना स्टार्ट होते हैं, है ना। और जैसी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग वो फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से आप पावर ऑफ करोगे, फिर वो पूरा रीसेट हो जाएगा और रैम प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। जो भी डेटा को ये आप जो भी आप एप्लीकेशन रन कराते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस के जो पेजेस हैं वो किसके थ्रू रन होते हैं? वो नॉर्मली वो रैम में लोड होते हैं। रैम में लोड होने के बाद वो सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। रैम में अभी आगे और भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के रैम है, उसमें स्टैटिक, डायनेमिक है, फिर आपका डीडीआर है जिसके बारे में आप जानते हैं, डबल डेटा रेट ना। तो डबल डेटा रेट जो आपके रैम्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उस पर भी बात आगे हम लोग करेंगे। ये हमारा होता है। एक जो और इसमें इम्पॉर्टेंट बात करनी थी हमको, वो क्या है? जो रैम है हमारा, वो दो तरह के होते हैं। एक आपका डायनेमिक रैम है, दूसरा स्टैटिक रैम है। तो जो स्टैटिक रैम है वो एक्चुअली कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसको काचे मेमोरी के नाम से भी कहते हैं। तो आप जिस तरह के प्रोनाउंसिएशन इसको कर पाए, बट ये आपका जो मेमोरी है ये स्टैटिक टाइप का होता है, जबकि आपका जो नॉर्मल रैम होता है वो डायनेमिक रैम है। जो हम अभी रैम पढ़ रहे हैं ना, वो दैट इज योर डायनेमिक रैम। रोम की अगर बात करें, रीड ओनली मेमोरी, ये बायोस का पार्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपका होता है ना। वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा स्टोर की गई है, और आप उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को बदल नहीं सकते। यूजर कैन नॉट चेंज दोज इंफॉर्मेशन, है ना। तो चेंज नहीं करने का क्या मतलब आप वहां कोई राइट नहीं कर सकते, कोई डेटा आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते। आप केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, एक्चुअली में क्या चीज है, कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। आप यहाँ पर कोई चीज राइट नहीं कर सकते। और ये नॉन वोलाटाइल फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उड़नशील नहीं है। जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे और फिर से ऑन करेंगे, तो रोम में जो भी कंटेंट होगा वो उसको लोड करेगा, वो सारी चीजों को चेक करता है, पूरे सिस्टम इंफॉर्मेशन को कि पोर्ट्स इसके ठीक काम कर रहे हैं ना, जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। और उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर ओएस को लोड करने के लिए कहता है, फिर ओएस सारी चीज़ों को लोड करता है और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है ना। तो मतलब ये है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, और ये जो भी बेसिक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होकर आपको दिखाई देगी। एक तो हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में दो तरह के, रैम और रोम। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। तो हमें बहुत सारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना पड़ता है, जो कि जिसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, कई बार नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए, है ना। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेज में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, तो जो आपका हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, ये आपका क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जहां पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। आपने एक्सेल पर कुछ काम किया, वर्ड पर कुछ काम किया, कुछ वीडियो फाइल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स हैं। ये सब जो भी फाइल्स हैं या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, और जब भी आपको इसको एक्सेस करना होता है तभी ये रैम में लोड होगा और एक्सेस हो पाएगा। बात समझ में आ रही इतनी, है ना। अदरवाइज ये कंप्यूटर से कनेक्टेड तो है, लेकिन वो सीपीयू के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। सीपीयू पहले रैम से कम्युनिकेट करेगा और उसके बाद फिर किससे कम्युनिकेट करेगा? सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। इतनी बात ठीक है? अच्छा, और इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर हमें कोई डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही यूजफुल होते हैं।
और इसको आप अलग कई तरह से स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी HDD कहा, वैसे SSD है ना, ये सब के बारे में आप जानते हैं। CD, DVD है ना। अब CD और DVD का अभी भी यूजेज बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्लू-रे डिस्क है ना, ये सारे हमारे। इसके बाद आपका है USB ड्राइव। USB ड्राइव आपका जो फ्लैश ड्राइव है, जो उसको पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे आपको क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसको एक्चुअली डायरेक्टली आप कनेक्टेड नहीं करते। और पुराने समय में क्या होता था, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे पहले ऑडियो कैसेट आता था, जिसके ऊपर एक ना मैग्नेटिक टेप होता था, जो ऐसे घूमने पर चलता रहता था, है ना। और वो जो इन्फॉर्मेशन ऑडियो कैसेट आपने देखा होगा, तो ऑडियो कैसेट को आप लगा दीजिए टेप में, और उसके बाद जब आप बजाते थे तो उसमें अलग अलग चीजें जो भी आपने स्टोर करके रखा है वो सुनाई देती थी। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक टेप में दूसरा आपका होता था वो जो आपका वीडियो कैसेट भी VCR के फॉर्म में होता था ना। VCR में उसको लगाते थे प्लेयर में, तो उसमें आप अलग अलग तरह की मूवीज को देख सकते थे। तो ये सारे पुराने समय में मैग्नेटिक फॉर्म में ये अवेलेबल होते थे। ये सब हमारे क्या है, दीज आर दी सेकेंडरी मेमोरी। और इसके बारे में एक कंप्यूटर इंजीनियर को अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ काम देता हूँ, CD है, DVD है, ब्लू-रे डिस्क है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए। और नहीं देख पाएंगे तो बीच में हम इसके लिए वीडियो आपको अलग से बनाएंगे। हालांकि ये सीधे आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। आपकी पूरा ये COA का जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद 5वां यूनिट, फिर इस पर हम लोग काम करेंगे। एक तो हमारा ये हो गया है ना सेकेंडरी। इसके अलावा आपका मेमोरी कार्ड है। आप देखिए अपने मोबाइल में आप मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, या कहीं और अपने कार्ड रीडर में मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करके, और जो भी आपको जरूरत पड़ती है उसको आप कर पाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ बाय द CPU के द्वारा एक्सेस के आधार पर, या तो डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा प्राइमरी मेमोरी। ये दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। और या तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना, तो मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। ऐसे डिवाइसेस आप उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। जैसे CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब आपने देखा। अब दूसरे आधार पर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेमोरी को। तो मेमोरी यूनिट को अगर दूसरे तरह से देखें तो वोलाटाइल नेचर के आधार पर, तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वोलाटाइल होगा या तो नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या है, ऐसे मेमोरी जो पावर स्विच ऑफ होने पर, है ना, अपना डेटा को क्या करते हैं, लूज करते हैं, डेटा वहां से हट जाता है, गायब हो जाता है। जैसे रैम, तो रैम में जब पावर ऑफ हो जाता है तो उसका डेटा चला जाता है। तो रैम क्या है, आपका वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, ऐसे वोलाटाइल मेमोरी जहां पर परमानेंट स्टोरेज होता है ना, मतलब पावर ऑफ हो जाएगा तो कोई डेटा ये लूज नहीं करेंगे। जैसे रोम हो गया, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज जितने भी हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये परमानेंट स्टोरेज हैं। इसको आप नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। तो नॉन वोलाटाइल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, परमानेंट स्टोरेज, है ना, स्टोरेज यूनिट। और अगर आप वोलाटाइल को बोले तो क्या है, टेम्पररी स्टोरेज यूनिट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं, है ना। तो हमने ये चीजें देखी हैं, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी के साथ हमने कैश का भी नाम लिया था, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और CPU है, तो CPU में भी कुछ मेमोरी होगी, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो CPU में कहीं पर स्टोर होगा। फिर उसके बाद उसका कुछ अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट के द्वारा कुछ उसका प्रोसेसिंग होगा, और फिर से जो रिजल्ट आएगा उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो CPU में भी कुछ रजिस्टर्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो CPU रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी आपका रैम और रोम हो गया, और उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी। ये चार भाग में इस पूरे को अगर हम डिवाइड करें, इसको अगर हम ठीक ठीक देखें तो हायरार्की इसके आधार पर हम देख पा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, CPU रजिस्टर CPU का पार्ट है, मतलब CPU के सबसे पास का जो रजिस्टर है वो आप उसी में है, उसको आप क्या बोलेंगे, CPU रजिस्टर्स। तो ये जो पहला मेमोरी है वो तो CPU के अंदर का ही ब्लॉक है। तो उसको जब भी कम्युनिकेट करना होगा, जैसे मेरे घर में, है ना, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, तो वो तो CPU रजिस्टर हुआ ना, क्योंकि वो CPU का पार्ट है। लेकिन अगर बाहर दूसरे घर में कोई रहता है तो उसको बुलाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे, फिर वो सुनेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन मेरे रूम में मेरा बेटा मेरे साथ है, तो मैं उसको जो भी काम करूंगा जल्दी से सुन लेगा। तो एक्सेस टाइम CPU रजिस्टर का कम होगा या उसके बाहर वालों का, CPU रजिस्टर का कम होगा। एक्सेस टाइम कम होने का मतलब बहुत जल्दी से प्रोसेसिंग हो जाएगी, मतलब
स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो जो एक्सेस टाइम है ना, वो सबसे कम किसका होगा, सीपीयू रजिस्टर्स का होगा। मतलब इसका जो आपका ये होगी प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इतना ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है? यस। अच्छा, अगर स्टोरेज की बात करें तो भाई सीपीयू जो है उसमें सिर्फ उतने ही रजिस्टर्स की जरूरत है, जो भी डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसिंग प्रॉपरली चलती रहे, उसके लिए कुछ हमें थोड़े मोड़े रजिस्टर्स की जरूरत है। तो सीपीयू रजिस्टर्स का जो साइज होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो जो स्टोरेज स्पेस ही कंज्यूम करेगा दैट इज वेरी स्मॉल। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना? ये बहुत स्मॉल होगा। दूसरा जो हमारा मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है। सीपीयू सीधे रैम से कम्युनिकेट करता है। अभी मैं कैश की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। सीपीयू रजिस्टर किससे कम्युनिकेट करता है, रैम से कम्युनिकेट करता है। इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। ये जो सीपीयू और रैम के बीच का कम्युनिकेशन है, जो भी हमारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उनके जो पेजेस हैं वो पहले रैम में लोड होते हैं, फिर सीपीयू को वो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग होती है। इतनी बात क्लियर है ना? दूसरा जो सीपीयू का कम्युनिकेशन है वो रोम से है। तो रोम में पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस सीपीयू उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम किया जा सकता है, वो कौन कौन आर्किटेक्चर पे काम करेगा, ये सारी चीजें। लेकिन जब सीपीयू रैम के साथ काम कर रहा है तो उसमें टेम्परेरी फाइल्स जनरेट हो रही हैं जो लगातार रैम में लोड हो रही हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो फाइल को बार बार सीपीयू एक्सेस करना चाहे, है ना, यूजर के द्वारा। तो जो सीपीयू बार बार उसको एक्सेस करना चाहेगा, उसका कहीं ना कहीं मैप भी करना पड़ेगा, कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा कि भाई जो अभी भी रिसेंटली हमने डेटा यूज किया है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड है। वो जो जहां पर हम स्टोर करके रख रहे हैं वो हमारा क्या है, कैश मेमोरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैश मेमोरी में क्या स्टोर करके रख रहे हैं, और रैम में जो हमारा पेजेस लोड हुए थे, रिसेंट पेजेस लोड हुए थे, और रिसेंटली लोड हुए पेजेस की इंफॉर्मेशन कैश में स्टोर होती है। इतनी बात ठीक है ना? तो हम लोग जो कोई भी आप प्रोसेसिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक हिस्ट्री भी जनरेट हो जाती है कि ये इन्फॉर्म जो आपका एक्सेस हुआ है, इन सारी चीजों का एक्सेस अभी अभी हुआ है। तो आप उसमें हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हर एप्लीकेशन का अलग अलग आपका हिस्ट्री होता है ना? तो रैम जितना भी पोर्शन उसका यूज कर रहा होगा, उसके जो रिसेंट डेटा यूज हुए हैं वो रिसेंट डेटा के इंफॉर्मेशन को भी वो स्टोर करके रखता है कैश में। और जब भी उसको हमें एक्सेस करना होगा, कैश से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सीपीयू को अब रैम से सीधे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा, वो कैश के थ्रू कम्युनिकेट करके उस डेटा को लोड कर लेगा और उसको रन करा देगा। इस तरह से सीपीयू पहले रैम से कम्युनिकेट करेगा, फिर रैम सेकेंडरी स्टोरेज से वो डेटा उठाएगा, फिर कम्युनिकेट करेगा। इससे बढ़िया कैश से सीधे सीधे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई और उस डेटा को उसने रन करा दिया। बात समझ में आ रही है? इससे एक्सेस टाइम और रिड्यूस हो जाता है, स्पीड और बढ़ेगी, है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? यस, समझ में आ रही होगी। तो अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट हमारा। तो हायरार्की में देखें तो सीपीयू रजिस्टर सबसे छोटा ये मेमोरी यूनिट है, कैश उससे थोड़ा सा बड़ा है, रैम रोम मतलब प्राइमरी मेमोरी उससे बड़ा है, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग वेराइटी के ढेर सारे डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है। और एक्सेस टाइम की बात करें तो सीपीयू रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम है, कैश का एक्सेस टाइम हल्का सा ज्यादा है, प्राइमरी मेमोरी का उससे ज्यादा है, और सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा है क्योंकि वो सीपीयू रजिस्टर से बहुत दूर है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, तो रैम के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी का होगा। इतना क्लियर है? अच्छा, तो जिसका एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, है ना, स्पीड क्या होती है, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस s डिवाइडेड बाई t, यही तो होता है। जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, मतलब सीपीयू रजिस्टर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, कैश का उससे कम होगा, प्राइमरी मेमोरी का उससे कम होगा, और सेकेंडरी का जो स्पीड होगा वो सबसे कम होगा। मतलब जो स्लोवेस्ट मेमोरी होगा वो सेकेंडरी होगा और जो फास्टेस्ट होगा वो सीपीयू रजिस्टर होगा। लेकिन जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो सीपीयू रजिस्टर को हम उस मेमोरी का पार्ट नहीं कहते हैं। सीपीयू का अपना रजिस्टर तो है ही, है ना? तो हम बाहर जितने हैं सीपीयू के बाहर, उन सब में हम फास्टेस्ट की बात करते हैं। तो अगर कोई भी पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो कैश मेमोरी है ना? क्योंकि सीपीयू के बाहर कैश है, रैम है, रोम है, सेकेंडरी मेमोरी है, इन सब में कौन सा फास्टेस्ट है? तो कौन सा फास्टेस्ट है? उसमें कैश फास्टेस्ट है। इसके बारे में हमेशा आपको याद होना चाहिए। इतनी बात ठीक है ना? ठीक है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी जो हमारा होता है उसका एक्सेस टाइम मेन मेमोरी की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा होता है एक्सेस टाइम, मतलब स्पीड 1000 गुना कम होगी। तो ये इस तरह से काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी कैश की अपेक्षा काफी स्लो होता है ना?
और कैश की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेमोरी हायरार्की में जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि सीपीयू मेन मेमोरी से सीधे कनेक्टेड है और कैश मेमोरी से भी सीधे कनेक्टेड है, और कैश और मेन मेमोरी के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मेन मेमोरी में जो भी पेजेस लोड होते हैं वो उससे सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा होता है और उसके जो रिसेंट डेटा है वो कैश में भी स्टोर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, अगर सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मान लो यहाँ पर यूएसबी ड्राइव हो गया है ना, यहाँ पर सीडी ड्राइव हो गया, इन सबको अगर सीपीयू से कम्युनिकेट करना है तो उसको मेन मेमोरी के थ्रू ही प्रोसेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये हायरार्की में इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर चाहिए। इनपुट आउटपुट पोर्ट के द्वारा किसी एक पोर्ट पर आप यूएसबी ड्राइव लगाते हैं, एक पोर्ट पर आप सीडी देते हैं, एक पोर्ट पर आपने कोई और मेमोरी कार्ड आपने यूज किया, और इन सब की सहायता से आप सीपीयू तक वो डेटा पहुंचाने का काम करते हैं। इन सबको आप ऑक्सिलरी मेमोरी बोल रहे हैं, और बिना इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेमोरी हायरार्की में जो तीसरी चीज है उसमें अगर हम देखें तो दो और तरह की मेमोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका कैश है, तो कैश को हमने ये कह ही दिया कि भाई सीपीयू रैम के थ्रू है ना सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करता है, या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो रैम में स्टोर होते जाते हैं टेम्परेरी फाइल्स, और वो जो पेजेज हैं उनको सीपीयू यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए, और उसके जो रिसेंट डेटा यूजेज हुए हैं वो सारा कैश में स्टोर होता है ना। तो कैश आपका सीपीयू के सबसे पास का रजिस्टर है, रैम उससे दूर का है, सेकेंडरी सबसे दूर है। कई बार ऐसा होता है कि जो रैम है ना वो उसमें टेम्परेरी फाइल्स जो हम एप्लीकेशन चला रहे हैं, टेम्परेरी फाइल पहले रैम में स्टोर होती है। मान लीजिए रैम का जो स्टोरेज है फुल हो गया, किसी वजह से फुल हो गया या इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसमें अगला जो एप्लीकेशन है उसके जितने पेजेज एक समय में लोड होने चाहिए उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में यूजर को बिना ऐसा फील कराए कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो कम है, बल्कि ये फील कराएं कि प्राइमरी मेमोरी का जो आपका डेटा है वो बहुत ज़्यादा है ना, उसके लिए रैम का कुछ पोर्शन आप सेकेंडरी मेमोरी से यूज करते हैं। मतलब सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पोर्शन होता है ना, जो आपका रैम की तरह यूज किया जा सकता है। इसको आप बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और चूंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू और ये आपका जो जितना पोर्शन है सेकेंडरी मेमोरी का, जिसको वर्चुअल मेमोरी या फिजिकल मेमोरी कह रहे हैं, उसको आप डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इस तरह से क्या हो गया, सीपीयू बिना रैम के सीधे सीधे ये जो पोर्शन है मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का वो पोर्शन जिसको आप वर्चुअल मेमोरी बोल रहे हैं, उसको सीधे सीधे एक्सेस करता है और एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट इज द वर्चुअल प्राइमरी मेमोरी डिजाइन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से डिजाइन हुआ है। इट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द केसेस व्हेन एक्चुअल रैम सेल्स आर नॉट अवेलेबल। जब एक्चुअल रैम सेल्स अवेलेबल नहीं है पेज लोड होने के लिए, फुल हो गए हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? उसके लिए क्या यूज करते हैं, ये आपका वर्चुअल मेमोरी यूज होता है। तो इस तरह से मेमोरी हायरार्की में अगर हम देखें तो आपका सीपीयू रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, रैम और रोम हो गया, है ना, फिर आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। इन सारे भागों में आप पूरे मेमोरी यूनिट को देख सकते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वीडियो है, यहाँ पर बहुत काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है। ठीक है, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप YouTube वीडियो में आके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इस ईमेल आईडी पर जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से बोलिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो सारी नोटिफिकेशंस आपको भी मिलती रहेंगे, उन सबको भी मिले और अधिक से अधिक आपको जानकारी इससे रिलेटेड मिल सके, है ना। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंड ईयर के बच्चे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीओए सब्जेक्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थर्ड ईयर के बच्चे जीआईएस एक सब्जेक्ट है उसके लिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आजकल मैं एक नए तरह के वीडियोज भी डाल रहा हूँ कि भाई कैलकुलेटर से किस तरह से अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली ही अपडेट किया है जिसमें यह है कि भाई कैलकुलेटर से किस तरह से दो अननोन्स के दो इक्वेशंस दिए हुए हैं तो आप उसको सॉल्व करके आप दोनों अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए
यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को नमस्कार।